Good morning, students. In our last lecture, we discussed about the definition of a state, and we know that the definition of a state is important because the fundamental rights are against the state. So, it is necessary to know that who is state. Now, today we will discuss about Article 13 of the Constitution. This article is an important article for the protection of fundamental rights. Article 13 of the Constitution has been included to give paramountcy to the Constitution with respect to fundamental rights. It ensures that all instruments from any source of law will pay homage to the constitutional provisions relating to fundamental rights. जो अनुच्छेद 13 का महत्व है वह महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह अनुच्छेद उन मूल अधिकारों की रक्षा करता है जो कि संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं। ठीक है, किस तरीके से रक्षा करता है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ आर्टिकल 13, ये समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 13 के जो दो क्लास हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों क्लास एक प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, एक सीमा रेखा तय करते हैं और वह सीमा रेखा हमारे फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, इट मीन्स आर्टिकल 13 वर्क लाइक अ limitation and it protects to our fundamental rights by its mechanism. Then we have to know that what are the mechanism. इसके जो दो सब सेक्शंस हैं, पहले उनकी चर्चा ज़रूरी है। पहले हम आर्टिकल 13 क्लास 1 की बात करते हैं। ये आर्टिकल कहता है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। यानी इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी लॉ प्रवृत्त थी, लागू थी, वह उस मात्रा तक सीमित हो जाएगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के उपबंधों से के विरुद्ध है, उस सीमा तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी पूरे एक्ट को हम शून्य नहीं कर रहे हैं, पूरे एक्ट को वाइड नहीं कर रहे हैं, पूरे लॉ को वाइड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस हिस्से को या विधि की उसको उस सीमा तक वाइड कर रहे हैं जिस सीमा तक वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो रही है। इसी तरीके से आर्टिकल 13 क्लास 2, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, पीपीटी में 13 क्लास 1 शो कर रहा है, लेकिन ये आर्टिकल 13 क्लास 2 है।
जिसमें ये इस बात का प्रावधान किया गया है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे आर विच द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. ठीक है, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अब इन दोनों क्लास में आपको यह समझना है, जो 13 क्लास 1 कहता है वो कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले की विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, और 13 क्लास 2 ये कहता है कि अब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी संविधान के लागू होने के बाद की बात की जा रही है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि संविधान का के विपरीत हो। ठीक है, यानी 13 क्लास 1 ये उन विधियों की बात करता है जो संविधान के निर्माण के पहले थे, और 13 क्लास 2 उन विधियों की बात करता है जो संविधान के लागू होने के बाद बनाई जानी हैं। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 एक प्रहरी के रूप में, एक गार्ड के रूप में बैठा हुआ है, और वे उन विधियों को जो संविधान के पहले थीं चेक करेगा कि कहीं वे विधियां संविधान के प्रावधानों के विपरीत तो नहीं हैं। अगर वे विधियां संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, और अगर पूरी विधि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो पूरी की पूरी विधि शून्य हो जाएगी। ठीक है, और जो संविधान के अनुच्छेद 13 का भाग 2 है वहां पर भी वो प्रहरी का कार्य कर रहा है, फिल्टर का कार्य कर रहा है, और राज्य के ऊपर ये भार अधिरोपित करता है कि तुम ऐसी कोई विधि नहीं बनाओगे जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है ना, इफ द लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट मस्ट बी वॉइड। अगर वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो हमारा कंक्लूज़न है वह इस बात पर है कि हम विधि को इस बात पर परखेंगे कि वो पूरी की पूरी विधि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है या उसका कोई पार्ट संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। तो यदि कोई पार्ट संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है तो सिर्फ वो पार्ट वाइड होगा, और यदि पूरी विधि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है तो पूरी विधि संविधान वाइड होगी। इसका मतलब अगर किसी लॉ का कोई छोटा सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, ठीक है ना, इफ एनी पार्ट ऑफ एनी लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि हम पूरे लॉ को ही शून्य कर दें। ठीक है ना, पूरे विधि को शून्य करने की जरूरत नहीं है, हम केवल उस भाग को शून्य करेंगे जो भाग संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। यह जो सिद्धांत है, यह जो डॉक्ट्रिन है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। You can say that if any act is against the fundamental rights, then the act is void. But if the invalid part of the act can be separated from the rest, then the rest may continue to be valid and operative. यानी यदि किसी अधिनियम का कोई अधिनियम मूल अधिकारों के विपरीत है तो हम उसे शून्य घोषित कर देंगे, लेकिन
अगर वो इनवैलिड पार्ट हम उस एक्ट से अलग कर सकते हैं तो केवल उसे अलग करके शून्य कर देंगे, और जो रेस्ट पार्ट होगा उस एक्ट का, जो बाकी शेष भाग होगा उस अधिनियम का, वह वैलिड माना जाएगा और ऑपरेटिव भी रहेगा। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस थिंग दैट इफ एनी एक्ट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स देन द एक्ट इज वाइड, बट इफ द इनवैलिड पार्ट ऑफ द एक्ट can be separated from the rest, then the rest may continue to be valid and operative, and this is the doctrine of severability. यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। In the case of A.K. Gopalan versus State of Madras, you can see that in this case Supreme Court declaring Section 14 Preventive Detention Act 1950 as ultra vires. Supreme Court said that the omission of this section will not change the nature or the structure or the object of the legislation. Therefore, the decision that Section 14 is ultra vires does not affect the validity of the rest of the Act. उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन के केस में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर हम किसी एक्ट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अल्ट्रा वायरस घोषित करते हैं, वाइड घोषित करते हैं, और उसकी वजह से उस एक्ट के नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न तो उस उद्देश्य पर कोई प्रभाव पड़ता है जो कि विधायिका का उद्देश्य है, यानी विधायिका वो विधि बना के जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, यदि वो उद्देश्य भी प्रभावित नहीं होता तो मात्र उस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस कर देने से, अधिकारातीत कर देने से, वाइड कर देने से, शून्य कर देने से उस पूरे एक्ट की वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सिर्फ उस सेक्शन को वाइड कर सकते हैं। यानी यदि किसी अधिनियम के अवैध भाग को उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाले भाग को ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। क्योंकि यह जो एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इसकी धारा 14 के द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधिमान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति को ले लिया गया था। यानी न्यायालय को इस बात का अधिकार, न्यायालय के इस बात के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था कि वो इसकी विधिमान्यता की जांच करे कि किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अधीन जो गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी विधिमान्य है या नहीं। तो निश्चित तौर पर यह जो उपबंध है वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देते हैं। अतः कोई एक्ट न्यायपालिका की शक्ति को छीन नहीं सकता। इसीलिए ए.के. गोपालन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की इस धारा को, धारा 14 को अल्ट्रा वायरस करते हुए वाइड घोषित कर दिया। लेकिन चूंकि ऐसा करने से शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए बाकी का अधिनियम विधि मान्य माना गया। ठीक है, बट लेकिन इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द वैलिड फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन देन होल ऑफ द इंस्टीट्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वैलिड पार्ट को इनवैलिड पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता, यानी वो एक दूसरे में इस तरीके से मिले हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में सेक्शन 14 एकदम डिफरेंट एक सेक्शन था, उसे अलग कर दिया गया, बाकी एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि जो प्रोविज़न है उसको एक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द वैलिड फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन देन होल ऑफ द इंस्टीट्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। तो ऐसी स्थिति में पूरे अधिनियम को अल्ट्रा वायरस अधिकारातीत करना पड़ेगा और पूरा का पूरा अधिनियम शून्य हो जाएगा। यानी सीधी बात यह है कि अगर अधिनियम के इनवैलिड पार्ट को हम अलग कर सकते हैं तो अलग करके शून्य घोषित कर देंगे, बाकी अधिनियम वैलिड रहेगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि जब हम इनवैलिड पार्ट को वैलिड पार्ट से अलग नहीं कर सकते
तो हमें उस पूरे एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित करना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा एक्ट अल्ट्रा वायरस होकर के शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आप इसको पढ़िएगा। किताबों में इस डॉक्ट्रिन से के संबंध में बहुत ढेर सारे केस लॉज दिए हुए हैं। उन केस लॉज को पढ़िए, उनके फैक्ट को समझिए और इस डॉक्ट्रिन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।